नमस्कार। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। उस दौर में जब भारत की कहानी पत्थरों पर लिखी जा रही थी, स्याही से नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की, जिसे हम आमतौर पर पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इस अनदेखे युग की एक झलक तो देती है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से उन सबसे ज़रूरी बातों को निकालना जो हमें यह समझने में मदद करें कि भारत में शुरुआती इंसानी जिंदगी कैसी थी, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे और सबसे दिलचस्प किन औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए लिखित इतिहास से पहले के इस विशाल और रहस्यमयी दौर की एक गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो समय है जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज है ही नहीं। जो कुछ भी हम जानते हैं वो जमीन के नीचे दबे सबूतों से पता चलता है, खासकर पत्थर के औजारों से। इसीलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्थर ही इस्तेमाल होता था, हड्डी, लकड़ी, सींग भी थे। लेकिन पत्थर टिकाऊ होता है ना, लाखों साल तक बच जाता है। इसलिए पुरातात्विक रिकॉर्ड में यही सबसे ज्यादा मिलता है। इतिहास को समझने का एक तरीका है उसे कालखंडों में बांटना। पहला है प्रागैतिहास, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। फिर आता है आद्य इतिहास, यानी वो समय जब लिखना तो शुरू हो गया था, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है इतिहास, जब से हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। आज हमारा ध्यान पूरी तरह से प्रागैतिहास पर है। और ये प्रागैतिहास भी कोई छोटा मोटा समय नहीं है, ये तो लाखों साल लंबा है। इसे समझने में आसानी हो इसलिए इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, यानी सबसे पुराना पत्थर का दौर। फिर मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, यानी बीच का दौर। और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, यानी नया पत्थर का दौर। इसके बाद एक और दिलचस्प मोड़ आता है, ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज, जब इंसान ने पत्थर के साथ धातु तांबे का इस्तेमाल करना सीखा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने अध्याय से, पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल ये मानव इतिहास का सबसे पहला और अब तक का सबसे लंबा चरण है। सोचकर हैरानी होती है, ये लगभग 2.5 लाख साल पहले शुरू होकर करीब 10,000 ईसा पूर्व तक चला। कितना लंबा समय! ये वो वक्त था जब धरती का मिजाज, कह सकते हैं, बहुत ठंडा था। एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादर ओढ़े हुए था, जिसे हम हिमयुग या आइस एज कहते हैं। इस माहौल में जिंदगी कैसी रही होगी? हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। पुरापाषाण का मतलब ही है पुराना पत्थर। इस युग के इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। वो खाना बदोश शिकारी संग्राहक थे, नोमैडिक हंटर गैदरर्स जिन्हें कहते हैं, यानी भोजन और पानी की तलाश में झुंडों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। रहने का ठिकाना अक्सर गुफाएं या चट्टानों के नीचे बनी प्राकृतिक जगह हैं। हम होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे शुरुआती मानव प्रजातियों को इस दौर से जोड़ते हैं। भारत में मानव बस्तियों के जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो अफ्रीका जितने पुराने तो नहीं हैं, लेकिन एशिया के दूसरे हिस्सों जैसे चीन या इंडोनेशिया के लगभग उसी समय के हैं। हाँ। इस बेहद लंबे पुरापाषाण काल को भी वैज्ञानिकों ने औजारों की बनावट में आए बदलाव और उस समय के मौसम को ध्यान में रखकर 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पेलियोलिथिक, करीब 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक। इस समय के औजार कैसे थे? क्या वो बस साधारण पत्थर के टुकड़े थे? शुरुआत में काफी हद तक वैसे ही थे। हाँ। औजार बड़े, भारी और कह सकते हैं बेडौल होते थे। मुख्य रूप से बड़े पत्थरों के टुकड़ों, कोर टूल्स जिन्हें कहते हैं, या उनसे निकले मोटे छिलकों, फ्लेक्स से बनते थे। सोचिए, हाथ में आसानी से पकड़ी जा सकने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी, मतलब हैंड एक्स, काटने या चीरने के लिए विदारक या क्लीवर, या शायद किसी चीज को तोड़ने के लिए गंडासा, चॉपर। भारत में इस दौर की 2 मुख्य औजार बनाने की परंपराएं मिलती हैं। एक सोअन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, उसके नाम पर सोअनियन, और दूसरी फ्रांस की एक जगह के नाम पर एशुलियन, जो ज्यादातर हस्त कुठार से जुड़ी है। भारत में इस काल के निशान कई जगह मिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। हाँ, भीमबेटका। बिल्कुल। तमिलनाडु में अतीरमपक्कम, जहां बहुत पुराने औजार मिले हैं। राजस्थान में डीडवाना के पास सिंगी तालाब और कर्नाटक में हुंसगी घाटी।
ये जगह हमें बताती हैं कि शुरुआती इंसान कहाँ-कहाँ बसे थे। भीमबेटका का नाम आते ही वो अद्भुत शैलचित्र ही याद आ जाते हैं। हालांकि वो शायद बाद के दौर के हैं। तो निम्न पुरापाषाण के बाद क्या हुआ? क्या औजारों में कोई सुधार आया, कुछ बदलाव? बिल्कुल। अगला चरण है मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलियोलिथिक, जो करीब 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब बड़े भारी औजारों की जगह छोटे, हल्के और ज्यादा तराशे हुए औजारों ने ले ली, जो मुख्य रूप से पत्थर के शल्कों या पतले टुकड़ों, फ्लेक्स से बनते थे। इसीलिए इसे अक्सर शल्क उपकरण उद्योग या फ्लेक टूल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नेवासा नाम की जगह पर इस तरह के औजार बहुत मिले, इसलिए इसे नेवासियन संस्कृति भी कह देते हैं। हाँ, औजारों के नाम भी बदल गए अब। खुरचनी मिली, स्क्रेपर्स, शायद खाल साफ करने या लकड़ी छीलने के लिए। अच्छा। वेधक मिले, बोरर्स जिनसे छेद किया जा सकता था, और नुकीले फलक, पॉइंट्स मिले, जो शायद भाले की नोक का काम करते होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जो हस्त कुठार पहले बहुत आम थे, वो इस दौर में कम दिखने लगते हैं। इस काल के स्थल हमें महाराष्ट्र में नेवासा, राजस्थान में डीडवाना, नर्मदा नदी के किनारों और पाकिस्तान की सांगाहो गुफा जैसी जगहों पर मिलते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब औजार छोटे और बेहतर होते जा रहे थे। इसका मतलब है कि वो लोग ज्यादा कुशलता से काम कर पा रहे होंगे। और फिर आया पुरापाषाण काल का अंतिम चरण। वो कौन सा था? हाँ, उच्च पुरापाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक, लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस समय तक औजार और भी विकसित हो गए। अब ब्लेड यानी पतले, लंबे और धारदार पत्थर के टुकड़े बनने लगे। साथ ही ब्यूरिन जैसे औजार भी, जिनका इस्तेमाल शायद हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी करने या उन्हें तराशने के लिए होता था। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पहली बार हमें हड्डी के बने औजार भी मिलते हैं। हड्डी के? सच में? जी हाँ, जैसे कि सुइयां, नीडल्स और हार्पून यानी मछली मारने के कांटेदार भाले। सोचिए, सुई का मिलना कितना बड़ा संकेत है। ये इशारा करता है कि शायद वो लोग खालों को सिलकर पहनने लगे होंगे। जीवन शैली अभी भी शिकारी संग्राहकों वाली ही थी, लेकिन ये हिमयुग का आखिरी दौर था। मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा था। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश का बागोर और आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से हड्डी के औजारों के अच्छे प्रमाण मिले हैं। हड्डी के औजार, सुई, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी जिंदगी कितनी बदल रही होगी। मतलब सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद नहीं, बल्कि कपड़े सिलने जैसी चीजें भी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। औजारों का ये पूरा सफर बड़े भद्दे पत्थरों से लेकर छोटे नुकीले ब्लेड और हड्डी की सुई तक, ये दिखाता है कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति, योजना बनाने की क्षमता और अपने हाथों का कौशल लगातार बढ़ रहा था। वो सिर्फ पर्यावरण के रहमो करम पर नहीं थे, बल्कि बदलती परिस्थितियों जैसे बढ़ते तापमान के साथ तालमेल बिठाना सीख रहे थे। कुरनूल जैसी कुछ खास जगहों पर ही हड्डी के औजार ज्यादा क्यों मिले? शायद वहाँ जानवरों की हड्डियां आसानी से उपलब्ध थीं, या फिर वहाँ रहने वाले समूह ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। ये क्षेत्रीय विविधता को भी दिखाता है ना? हाँ, ये बात तो है। तो पुरापाषाण काल के ये लाखों साल गुजर गए और फिर मौसम बदलने लगा। हिमयुग खत्म हो रहा था, धरती गर्म हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। क्या ये बदलाव हमारे पूर्वजों के जीवन में भी कोई बड़ा मोड़ लेकर आया? उनके औजारों, उनके रहने के तरीकों पर क्या असर पड़ा होगा इसका? हाँ, बिल्कुल। यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाणकाल, मेसोलिथिक एज। ये एक तरह से पुरापाषाण के पुराने ढरे और नवपाषाण के आने वाली क्रांति के बीच का पुल था, एक संक्रमण काल। ये दौर लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर जगह जगह के हिसाब से करीब 7,000 या 4,000 ईसा पूर्व तक चला। मौसम गर्म और नम हुआ, बर्फ पिघली, जंगल फैले, नदियों में पानी बढ़ा, और इसके साथ ही पेड़ पौधों और जानवरों की किस्में भी बदली। बड़े जानवर कम हुए, छोटे और तेज रफ्तार वाले जानवर बढ़े। अच्छा, तो बदले हुए माहौल में जीने के लिए औजार भी बदले होंगे फिर? एकदम सही। मध्य पाषाण का मतलब ही है बीच का पत्थर। इस युग की सबसे बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ये बहुत छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार होते थे, अक्सर 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लंबे।
ये चर्ट, जैस्पर, एगेट जैसे कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे और बहुत नुकीले और धारदार होते थे। सोचिए इतने छोटे औजारों का क्या करते होंगे वो। इतने छोटे? मुश्किल सवाल है। शायद उन्हें किसी चीज में लगाकर इस्तेमाल करते होंगे, जैसे तीर की नोक या चाकू जैसा कुछ। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। माना जाता है कि इन माइक्रोलिथ्स को लकड़ी या हड्डी के डंडों में लगाकर तीर, भाले, चाकू, हंसिया जैसे मिश्रित औजार, कॉम्पोजिट टूल्स जिन्हें कहते हैं, बनाए जाते थे। ये शिकार और मछली पकड़ने के लिए ज्यादा कारगर थे, खासकर छोटे और तेज जानवरों के लिए। हड्डी और सींग के औजार भी बनते रहे, लेकिन माइक्रोलिथ इस युग की पहचान बन गए। और जीवन शैली, क्या वो अब भी पूरी तरह खानाबदोश थे या कुछ बदलाव आया? शुरुआत में तो शिकार, मछली पकड़ना और कंद मूल इकट्ठा करना ही मुख्य आधार था। लेकिन इस काल के बाद के हिस्से में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखना शुरू होता है, पशुपालन की शुरुआत, एनिमल डोमेस्टिकेशन जिसे कहते हैं। शायद उन्होंने कुत्तों को पालतू बनाया होगा, फिर भेड़ बकरियों को। ये अभी बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन ये भविष्य में होने वाली नव पाषाण क्रांति की पहली आहट थी, कह सकते हैं। लोग अब भी एक जगह टिककर नहीं रहते थे, लेकिन शायद मौसम के हिसाब से कुछ समय के लिए एक जगह ज्यादा रुकने लगे थे। ये दिलचस्प है कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और इस काल के निशान कहाँ-कहाँ मिलते हैं? क्या ये भी कुछ खास जगहों तक सीमित थे जैसे पहले वाले थे? नहीं, मध्य पाषाण काल के स्थल तो लगभग पूरे भारत में फैले हुए हैं, सिवाय शायद एकदम घने जंगलों या ऊंचे पहाड़ों के। उत्तर पूर्व को छोड़कर लगभग हर जगह इनके सबूत मिलते हैं। ये दिखाता है कि इंसान अब भारत के ज्यादातर हिस्सों में बस चुका था। कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान में बागोर। बागोर, हाँ जी, जहां माइक्रोलिथ उद्योग के साथ पशुपालन के शुरुआती सबूत भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका। भीमबेटका फिर से? हाँ, भीमबेटका तो जैसे हर दौर की कहानी कहता है। यहाँ के गुफाओं में इस काल के शानदार चित्र मिलते हैं। फिर गुजरात में लंघांश, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के पास सराय नाहर राय, महदाह और दमदमा, यहाँ से मानव कंकाल और कब्रें भी मिली हैं। और पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर। भीमबेटका के चित्र, हाँ, उनमें शिकार के दृश्य, नाचते गाते लोग दिखते हैं, बड़े जीवंत लगते हैं वो। ये माइक्रोलिथ्स और पशुपालन की शुरुआत तो ठीक है, लेकिन ये चित्र क्या बताते हैं हमें उनके बारे में? सिर्फ कलाकारी थी या कुछ और? ये चित्र अद्भुत है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस दौर के लोगों के जीवन, उनके समाज, उनकी सोच की एक खिड़की है, समझिए। शिकार के तरीके, समूह में होने वाली गतिविधियां, शायद कुछ धार्मिक या जादुई मान्यताएं, ये सब इन चित्रों में झलकता है। माइक्रोलिथ्स ने जहां तकनीकी कुशलता दिखाई, वहीं ये चित्र उनके सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का प्रमाण है। वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो अपने अनुभवों को व्यक्त भी कर रहे थे। और पशुपालन की शुरुआत ने ये संकेत दे दिया था कि इंसान अब प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहा है। वाह, यानी मध्य पाषाण काल सिर्फ एक बीज का दौर नहीं था, बल्कि इसमें भविष्य के बड़े बदलावों के बीज छिपे थे। और फिर वो बीज अंकुरित हुए नव पाषाण काल में, जिसे आप क्रांति कह रही थी। ऐसा क्या क्रांतिकारी हुआ इस दौर में? क्या बदल गया एकदम से? क्रांति शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, जिसका मतलब है नया पत्थर, लगभग 7 से 8,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर अलग अलग जगहों पर 2,000 या 1,000 ईसा पूर्व तक चला। इस दौर में मानव इतिहास का पहिया घूम गया। सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव आया जीने के तरीके में। और वो क्या था सबसे बड़ा बदलाव? इंसान अब सिर्फ भोजन ढूंढने वाला नहीं रहा, मतलब फूड गैदरर नहीं रहा, वो भोजन पैदा करने वाला बन गया, फूड प्रोड्यूसर। यानी कृषि की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। यकीनन सोचिए, अब भोजन के लिए रोज भटकने की जरूरत कम हो गई। लोग गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाना सीख गए। इसका मतलब है कि अब उन्हें एक जगह टिक कर रहना पड़ा होगा फसलें उगाने के लिए? बिल्कुल। कृषि के साथ ही आया स्थायी जीवन, सेटल्ड लाइफ जिसे कहते हैं। फसल उगाने और उसकी देखभाल करने के लिए एक जगह रुकना जरूरी था। इसी से शुरुआती गांवों का विकास हुआ, अर्ली विलेजेस बने। पशुपालन भी अब व्यवस्थित हो गया, सिर्फ शिकार में मदद या मांस के लिए नहीं, बल्कि दूध, ऊन और खेती में मदद के लिए भी जानवर पाले जाने लगे। और औजारों में भी बदलाव आया। अब पत्थर के औजार सिर्फ गढ़े नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें घिसकर चिकना और पॉलिश किया जाता था।
पॉलिश्ड स्टोन टूल्स कहते हैं इनको। इससे वो ज्यादा मजबूत और कारगर बने, खासकर कुल्हाड़ियां और हंसिया जो खेती और जंगल साफ करने के काम आती थीं। अच्छा, पॉलिश वाले औजार। और जब अनाज ज्यादा होने लगा तो उसे रखने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, बर्तन वगैरह। एकदम सही सोचा। कृषि ने भंडारण की जरूरत पैदा की और इसी जरूरत ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जन्म दिया या उसे बहुत बढ़ावा दिया, पॉटरी जिसे कहते हैं। अब लोग अनाज और पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। एक और क्रांतिकारी आविष्कार इसी दौर से जुड़ा है, पहिया, व्हील। हालांकि इसका शुरुआती इस्तेमाल शायद बर्तन बनाने वाले चाक के रूप में हुआ, बाद में इसने यातायात में क्रांति ला दी। तो देखिए, कृषि, स्थायी जीवन, पॉलिशदार औजार, मिट्टी के बर्तन, पहिया, ये सब मिलकर एक पूरी नई जीवन शैली बना रहे थे। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ शुरुआती नवपाषाण स्थल जैसे कश्मीर की बुर्जहोम और गुफकराल या बलूचिस्तान का मेहरगढ़, वहां मिट्टी के बर्तन बाद के चरण में मिलते हैं, शुरुआत में नहीं। ये सब तो कमाल का है। इस नवपाषाण क्रांति के सबूत भारत में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? आपने मेहरगढ़ और बुरजहोम का जिक्र किया, और कहाँ? हाँ, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वो तो दुनिया की उन चंद जगहों में से है जहाँ खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराने। कश्मीर में बुरजहोम और गुफकराल अनोखे हैं क्योंकि यहाँ के लोग जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जिन्हें गर्त निवास या पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, शायद ठंड से बचने के लिए। बिहार में गंगा के किनारे चिरांद नाम की जगह है, जहां से बड़ी मात्रा में हड्डी के बने औजार और गहने मिले हैं। दक्षिण भारत में जाएं तो आंध्र प्रदेश में उतनूर, कर्नाटक में पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी जैसी जगह महत्वपूर्ण है, जहां राख के टीले मिले हैं, ऐश माउंट्स, जो शायद पशु बाड़ों के जलने से बने होंगे। इस दौर में कला भी विकसित हुई, लोग अर्धकीमती पत्थरों के मनके बनाने लगे, मिट्टी से जानवरों और इंसानों, खासकर मातृदेवी की मूर्तियां बनाने लगे। गर्त निवास, राख के टीले, हड्डी के औजार, ये दिखाता है कि अलग-अलग जगहों पर लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से जीने के तरीके खोजे थे। इस नवपाषाण क्रांति का कुल मिलाकर असर क्या हुआ होगा समाज पर, मतलब बड़े स्तर पर? असर बहुत गहरा और स्थायी था। इसने सही मायनों में हमारी आज की सभ्यता की नींव रखी। भोजन का उत्पादन बढ़ने से ज़ाहिर जनसंख्या बढ़ी, स्थायी बस्तियों से सामाजिक संगठन ज़्यादा जटिल हुआ होगा, शायद मुखिया या नेता जैसी अवधारणा उभरी होंगी, संपत्ति की अवधारणा आई होगी। अतिरिक्त अनाज ने कुछ लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम जैसे बर्तन बनाना, औजार बनाना या शायद कर्मकांड करने का मौका दिया होगा, यानी श्रम विभाजन की शुरुआत हुई होगी, डिवीजन ऑफ लेबर। ये वो बदलाव थे जिन्होंने आगे चल के शहरों और साम्राज्यों का रास्ता खोला। तो पत्थर का युग का सफर यहाँ पूरा होता है। नवपाषाण के बाद क्या आया? क्या पत्थर का इस्तेमाल बंद हो गया? पत्थर का युग एकदम से खत्म नहीं हुआ, नहीं, बल्कि उसमें एक नया तत्व जुड़ गया, धातु। नवपाषाण के बाद आता है ताम्र पाषाण युग, कैल्कोलिथिक एज, यानी ताम्र मतलब तांबा प्लस पाषाण मतलब पत्थर का युग। इसे स्टोन कॉपर फेज भी कहते हैं। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से शुरू होकर भारत के अलग अलग हिस्सों में 700 ईसा पूर्व या उसके बाद तक भी चला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में लोगों ने तांबे, कॉपर और कहीं कहीं कांसे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना सीख लिया था, जो एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। लेकिन उन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना छोड़ा नहीं, वो चलते रहे साथ साथ। अच्छा, तो धातु आ गई पर पत्थर गया नहीं। ये तो मिलीजुली संस्कृति लगती है फिर। बिल्कुल, ये एक संक्रमण काल था। ये संस्कृतियां ज्यादातर ग्रामीण थीं और अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुईं, जिन्हें हम अक्सर उनके प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के नाम से जानते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास या आहार संस्कृति, जो तांबे के काम के लिए जानी जाती थी, मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा संस्कृति, जिनके अपने खास तरह के मिट्टी के बर्तन थे, और पश्चिमी महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, जो काफी फैली हुई थी। ये लोग खेती करते थे, पशु पालते थे, मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे, अक्सर काले पर लाल रंग से चित्रकारी वाले, और हाँ, तांबे के औजार और गहने भी बनाते थे। पत्थर के माइट्रोलिथ्स और ब्लेड अब भी इस्तेमाल हो रहे थे। ये संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता से पहले भी थीं,
कुछ उसके समकालीन भी थीं और हड़प्पा के पतन के बाद भी लंबे समय तक चलती रहीं। एक बात और ध्यान में आती है जो हमारे स्रोतों में बताई गई है। बाद के दौर में जैसे दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है, मेगालिथिक कल्चर, उसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन औजारों के लिए नहीं बल्कि कब्रों के ऊपर स्मारक बनाने के लिए। मतलब पत्थर की भूमिका बदल गई थी समय के साथ। हाँ, ये बहुत अच्छा बिंदु उठाया आपने। पत्थर जो कभी जीवन बचाने का मुख्य साधन था, वो अब मृतकों की स्मृति को सहेजने या शायद सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी ज़रूरतें और सोच समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। तो ये थी हमारी यात्रा भारत के प्रागैतिहासिक काल की। पुरापाषाण के लाखों साल के संघर्ष से लेकर मध्यपाषाण के बदलावों तक, फिर नवापाषाण की उस क्रांति तक जिसने जीने का तरीका ही बदल दिया, और आखिर में ताम्रपाषाण में धातु के आगमन तक। इस पूरी कहानी से, इस लंबे सफर से हम क्या समझ सकते हैं? क्या सार निकलता है इसका? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो है मानव का अद्भुत लचीलापन और उसकी सीखने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। हाँ। हमने देखा कि कैसे जलवायु बदली, पर्यावरण बदला और इंसान ने न सिर्फ खुद को उसके अनुरूप ढाला बल्कि नए औजार बनाकर, नई तकनीकें खोजकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाया। बिल्कुल। साधारण पत्थर के औजारों से शुरुआत करके खेती और धातु तक पहुंचना एक क्रमिक लेकिन लगातार विकास की कहानी है। समाज धीरे धीरे ज्यादा संगठित हुआ, जीवन ज्यादा स्थिर हुआ और कला, धर्म, सामाजिक संरचना जैसी चीजें विकसित हुईं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जलवायु, तकनीक, जीवन शैली, सामाजिक संगठन, एक में बदलाव दूसरे को प्रभावित करता है। वाकई इस गहरे अतीत को खंगालना हमें यह समझने में मदद करता है कि आज हम जहां हैं उसकी नींव कितनी पुरानी और मजबूत है। ये जानना कि हमारे पुरखे किन चुनौतियों से गुजरे और कैसे उन्होंने उनका सामना किया, ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है ना? बिल्कुल। और एक विचार जो मन में आता है वो कला से जुड़ा है। हमने मध्यपाषाण काल की भीमबेटका की शैल कला की बात की, जो उस समय के जीवन को दर्शाती है। पुरापाषाण काल में शायद जीवन सिर्फ संघर्ष था, मतलब जीने की जद्दोजहद। लेकिन नवपाषाण आते आते जब कृषि से थोड़ा खाली समय मिला होगा, जीवन थोड़ा स्थिर हुआ होगा, तो क्या कला का उद्देश्य भी बदला होगा? क्या वो सिर्फ रोजमर्रा की घटनाओं का चित्रण रह गया, या उसमें और गहरे अर्थ, कहानियां, मिथक या कह सकते हैं अनुष्ठानिक महत्व जुड़ गए होंगे? लिखित रिकॉर्ड से पहले की ये कलात्मक अभिव्यक्ति अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसके रहस्य धीरे धीरे खुल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि बिना शब्दों के, सिर्फ चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा होगा।